और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं औरंगजेब की प्रमुख युद्धों को देखेंगे कि आखिर इसने अपने काल में कौन कौन से युद्ध किया था, इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो औरंगजेब का जन्म कब होता है? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को होता है। कब होता है? 24 अक्टूबर 1618 को इसका जन्म होता है। दाहेद गुजरात में होता है, ठीक है ना। और इनके पिता का नाम रहता है शाहजहां और माता का नाम क्या है? तो जहां, हाँ, नूरजहां। इनका अधिकांश समय अपनी माता नूरजहां के समय साथ ही गुजरता है। और इनका शादी की बात करेंगे तो इनकी शादी होता है फारस के राजघराने की बेगम दिलराज बानो के साथ इसकी विवाह होती है। दिलराज बानो बेगम के साथ शादी 1637 ईस्वी में की जाती है। इसने अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा समय जो है युद्धों के लिए बिताया था। तो युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा इसने किन प्रकार के युद्ध किया था? तो किस कहीं पे उत्तराधिकार का युद्ध करता है 1658 ईस्वी में अपने भाई दारा के साथ करता है। दारा को हरा करके उसकी हत्या कर देता है। 1658 ईस्वी में दारा शिकोह के साथ युद्ध करता है। सामूगढ़ का युद्ध करता है। उसे भी उसकी कहते हैं कि दारा शिकोह को अंधा करके उसकी हत्या कर दिया जाता है। और खानजा का युद्ध 1659 ईस्वी में सुजा के विरुद्ध करता है। इस प्रकार सुजा को भी पराजित कर देता है। 1658 में अपने पिता शाहजहां को, जो लंबी बीमारी से पीड़ित था, उसे कैद करके आगरा के किले में बंद कर देता है, जहां पे 1665 में इसके पिता शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इसने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों को पहले मारता है, फिर पिता को साइड करता है। इस प्रकार वो सत्ता प्राप्त कर लेता है। सत्ता प्राप्त करने के बाद भी ये मुगल साम्राज्य का विस्तार के लिए बहुत सारे युद्ध करते हैं। दक्कन अभियान जिसे आप देख रहे हैं, तो दक्कन अभियान कहा जाता है। जद्दुनाथ सरकार एक इतिहासकार है, उनके द्वारा कहा जाता है कि इसने दक्कन अभियान में लगभग लगभग 30 वर्ष, माने अपने जीवन का 60, अपने जीवन का 70 एवं अपने जीवन का 80वां वर्ष, मतलब 30 वर्ष, 3 दशक इसने सिर्फ और सिर्फ दक्कन अभियान में गुजार दिया था। कहते हैं कि ये वापस जब दिल्ली से जब दक्कन के लिए निकलता है तो वापस दिल्ली कभी वापस नहीं आता है। और कहा जाता है कि दिल्ली के राज दरबार में इतनी गंदगी इतने तरह से अव्यवस्थित हो गया था कि भुतहा की संज्ञा दिया जाता है, क्योंकि 30 वर्ष तक ये अपने दिल्ली से दूर रहते हैं। और अपने दिल्ली से दूर होने के बाद दिल्ली में जब कोई आना जाना नहीं होता है तो दिल्ली भुतहा खंडर, इसका जो साम्राज्य होता है भुतहा खंडर में परिवर्तित हो जाता है। इसका अंत भी कहाँ होता है? तो अहमदनगर के किले में ही होता है। अहमदनगर कहाँ पर? तो गुजरात वाले अहमदनगर नहीं, दक्कन वाले अहमदनगर, जो कि कर्नाटक में है। वहाँ पे इसकी क्या होती है? अंत होता है। इस प्रकार इसने अपने जीवन का अंत 89 वर्ष की अवस्था में प्राप्त करता है। इनकी इच्छा थी कि इसकी मृत्यु हो तो कहाँ पर, कब हो? तो रोजे के दिन हो, रोजे के दिन इसकी मृत्यु हो। इसने अपने जीवन का ऐसा लक्ष्य रखा था कि 10वीं के दाने, माने कि जुम्मे के दिन मेरी मृत्यु हो। 10वीं के दाने अर्थात जुम्मे के दिन मेरी मृत्यु हो। और ये पांचों वक्त नमाज पढ़ता था। कहा जाता है कि मृत्यु उपरांत इसकी मृत्यु भी कब होती है? तो 10वीं के दिन अर्थात जुम्मे के ही दिन ही इसकी मृत्यु होती है। जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं कि 10वीं के दिन इसकी मृत्यु होती है। मुगलों में कौन सा धर्म को मानता था? तो ये सुन्नी धर्म को मानने वाला शासक था। शिया धर्म को नहीं, सुन्नी धर्म को मानने वाला शासक था। दक्कन अभियान में ये लगभग लगभग 30 वर्ष समय बिताता है। कितना वर्ष? 30 वर्ष समय बिताता है। इसकी कारण सबसे ज्यादा ये खर्चिला युद्ध भी कहा जाता है कि 30 वर्ष जिस अभियान में आप लगाओगे तो खर्चिला तो युद्ध होगा ही। यहाँ पे बीजापुर अभियान करता है 1686 ईस्वी में, जहाँ पे आदिल शाह राज का अंत करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। गोलकुंडा अभियान 1687 ईस्वी में कुतुब शाही वंश पर विजय प्राप्त करने के दौरान करता है और हैदराबाद क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में क्या करता है? विस्तार कर लेता है। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत वाले गोलकुंडा, बीजापुर जैसे प्रांतों में भी इसका विस्तार करता है, मुगल साम्राज्य का विस्तार करता है। मराठा युद्ध भी मैं देखूंगा। थोड़ा इसकी थोड़ी मैं पृष्ठभूमि बता दूं कि शिवाजी के साथ इसका संघर्ष होता है। कैसा संघर्ष होता है भाई?
तो 1665 की पुरंदर संधि होती है राजा जय सिंह के द्वारा। पुरंदर की संधि 1665 में कराई जाती है। इसके संधि के तहत 1666 ईस्वी में राजा जय सिंह के माध्यम से शिवाजी जो थे औरंगजेब के पास मिलने के लिए आगरा जाते हैं। और जब आगरा जाते हैं तो कहते हैं कि आगरा जाने के दौरान आगरा जो औरंगजेब होता है उसके भेंट में ये लगभग लगभग 2000 सोने के मोहरे लेकर के राजा को भेंट करते हैं और 3 बार सिर झुका करके सलाम करता है। किसको? तो जो मुगल शासक औरंगजेब रहता है उसको कौन करता है? तो शिवाजी महाराज 3 बार सर झुका करके उसे सलाम करते हैं। लेकिन और जो मुगल शासक औरंगजेब रहता है उसके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। इस प्रकार से शिवाजी को बड़ा ही रूठा, कभी भी शिवाजी ने नहीं सोचा था कि मेरा इस प्रकार से रूठा हुआ सम्मान किया जाएगा से औरंगजेब के दरबार में। उसके बाद अपने किसी एक दरबारी को बुला करके औरंगजेब उसके कान में कुछ कहता है और वो दरबारी फिर इसे शिवाजी महाराज को वहां से ले जा करके तीसरे दर्जे के मनसबदारों वाली लाइन में खड़ा कर देता है। ये देख करके उन्हें और भी बुरा लगता है कि मैंने इनके सामने 3 बार सर भी झुकाया, इसके लिए मैंने भी 2000 सोने के मोहरे भी लाकर इसे दिया। और राजा जिस जय सिंह के माध्यम से इसके पास हम आए भी तो इसने मेरे साथ इतना बुरा बदसलूक कर रहा है। कभी जो है ना शिवाजी कभी इस प्रकार से उम्मीद ही नहीं किए थे कि औरंगजेब के द्वारा इस प्रकार से इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। जब उसने मनसबदारों की तीसरी लाइन दर्जे वाली लाइन में रखा गया था तो राम सिंह से पूछता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें तो यहाँ से जो बादशाह वो दिखाई भी नहीं देता है। तो राम सिंह कहता है कि आपको 5000 लाइन में खड़ा किया गया है। कहाँ खड़ा किया गया है? 5000 लाइन में खड़ा किया गया। आप समझिए कि एक बादशाह, एक शेर जिसे 5000 लाइन में खड़ा कर दिया गया है तो उसे कितना बुरा लग रहा होगा। अब कहते हैं उसकी आवाज जो है कि शिवाजी का आवाज वहां पे बड़ा ही कड़क हो जाता है, बड़ा ही तेज निकलता है कि यार 5000 लाइन में मुझे खड़ा किया गया है, क्या मैं इतना गया गुजरा सरदार ये हूँ, शासक हूँ जो मुझे 5000 लाइन में खड़ा किया गया है? तुम उसकी आवाज में थोड़ा चिल्लाहट आती है, थोड़ा तेज बोलने लगते हैं तो यहाँ पे ये आवाज औरंगजेब तक पहुंच जाती है। औरंगजेब द्वारा उधर से आदेश दिया जाता है कि आखिर कौन आवाज कर रहा है राज दरबार में। तो राम सिंह जो रहते हैं बड़ा ही कूटनीतिक जवाब देते हैं। कूटनीतिक जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं कि जंगल का एक शेर आ गया है, इसे राज दरबार की नीति पता नहीं है, उसे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए उसकी आवाज थोड़े तेज निकल रहे हैं। तो इसे ये कूटनीतिक जवाब जो है शिवाजी को एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन दान दे दिया जाता है, एक तरह से जीवन दान मिल जाता है। यदि राम सिंह वहां कुछ और बोलता तो शायद इसका परिणाम कुछ और निकलता, लेकिन ऐसा ना बोल करके कूटनीतिक जवाब से शिवाजी को एक तरह से जीवन दान मिल जाता है। और औरंगजेब के द्वारा कहा जाता है कि ठीक है, इसे बगल वाली कमरे में लेकर के आराम कराओ, इसके ऊपर गुलाब जल छिड़काओ। जब इसे इसकी तबीयत ठीक हो जाए तो इसे राज दरबार में दोबारा ना लेकर के इसे यहाँ से ही जयपुर के शिफ्ट कर दो, जयपुर के सराय में ले जाना, आगरा के जयपुर सराय में इसे ले जाना, जहाँ इसकी तबीयत ठीक हो जाए तब इसे राज दरबार में ले आना। ठीक है। अब जब ये बात होती है तो शिवाजी को वहां से कहाँ ले जाया जाता है? आगरा के जयपुर सराय में ठहराया जाता है, आगरा के जयपुर सराय में ठहराया जाता है। उसके बाद वहाँ पे वो प्रधान वजीर से संदेश भिजवाते हैं औरंगजेब को कि औरंगजेब ने कहा था कि आप आकर के मिलो मुझसे, पुरंदर संधि के तहत हमने मिला, अब मुझे यहाँ से वापस भेजा नहीं जा रहा है। तो उसके जो प्रधान वजीर होते हैं उसके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। और तो शिवाजी महाराज समझ जाते हैं कि यदि मैं यहाँ किसी प्रकार से उल्लंघन करता हूँ, किसी भी प्रकार से कुछ कांड करता हूँ तो मुझे भी से औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दे दी जाएगी। इसलिए उन्होंने कूटनीतिक चाल चलना शुरू करता है। कूटनीतिक चाल में क्या करता है कि वो अपने राज दरबारियों से अच्छे से बात विचार करने लगता है, अच्छे व्यवहार से बात करने लगता है। इस प्रकार राज दरबारी लोग जो है इसकी संदेश को औरंगजेब के पास भेजता है कि औरंगजेब की भाषा, औरंगजेब की व्यवहार सुधर रहा है, बदल रहा है, इस प्रकार से उनके स्वास्थ्य ठीक हो रहे हैं। इस प्रकार से वो उनकी जब स्वास्थ्य ठीक होने लगे हैं
तो उनके अच्छे व्यवहार भी मिलने लगे हैं, उसके व्यवहार बदलने लगे हैं। औरंगजेब जो उधर अपने राज दरबार में है, अपने सिंहासन में है, तो शिवाजी महाराज के लिए समय समय पर फल फूल मिठाइयों का भी प्रबंध कर दिया करते थे। तो इसके लिए भी शिवाजी ने धन्यवाद प्रस्ताव इधर से भेजा था अपने वजीरों, प्रधान वजीरों के माध्यम से, कि आप अपने जो शासक है, अपने राजा, जो मुगल राजा है, इनको धन्यवाद कहना कि उन्होंने मेरे स्वास्थ्य को इतना ध्यान रखा है, मेरे लिए फल फूल मिठाइयाँ समय समय पर भेजते रहता है। तो ये इसे अपने धन्यवाद प्रस्ताव किसको भेजता है? तो औरंगजेब को भेजता है। और दूसरी तरफ ये क्या करते रहते हैं? तो कूटनीतिक चाल चलने लगते हैं और कुछ बीमारी के बहाना बना करके राज दरबार से बाहर निकलने लगते हैं। किसके साथ? तो संभाजी, अपने बेटे संभाजी के साथ वो गए हुए थे मिलने के लिए, ठीक है ना। तो संभाजी के साथ वो बाहर निकलने लगते हैं कुछ दरबारियों को लेकर के। और दरबारी कुछ समय तक, कुछ दिनों तक, कुछ समय तक और कुछ दिनों तक उसके साथ तो जांच पड़ताल करता है, उनके सामानों को टटोलता है, देखता है। लेकिन जब रोज रोज वो बाहर निकलने लगे, बाहर की जब जनता से, बाहर के जब ब्राह्मणों से मिलने लगे, तो इस प्रकार से जो दरबारी थे उसके उनके सामानों को जांच पड़ताल करना भी जरूरी नहीं समझने लगा। इसे इसी दौरान इसी का फायदा उठा करके शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी के साथ एक दिन एक टोकरी में बैठ करके और बाहर निकल जाते हैं। और उसके बिस्तर पे कौन लेट जाता है? तो उसका चचेरा भाई हिरोजी रहता है, वो उसके बिस्तर में बैठ लेट जाता है बीमारी का बहाने बना करके, और अपने दाहिने हाथ में शिवाजी का कड़ा पहन लेता है और सिर पर हाथ बाहर निकाले रहता है, पूरे शरीर को चादर से ढक लेता है और आदेश देता है कि शिवाजी महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक वो उठ नहीं जाते हैं तब तक उसे कोई परेशान ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। इस प्रकार से फिरोजी, जो उसका चचेरा भाई था, वो लेट जाता है और अपने बेटे संभाजी के साथ शिवाजी महाराज एक टोकरी में निकल जाते हैं। निकलने के दौरान उसे जैसे रोज दिन निकलते थे उस प्रकार से हाँ, उस दिन भी उनके राज दरबारियों के द्वारा टोका नहीं गया, किसी प्रकार से जांच पड़ताल नहीं की गई, जिसका परिणाम ये होता है कि राज दरबार से जब जांच पड़ताल नहीं करते हैं तो शिवाजी महाराज और अपने बेटे संभाजी के साथ वहां से निकलने जाते हैं। और कहा जाता है कि निकलने के बाद शिवाजी महाराज अपने बेटे के साथ, बेटा कौन था? संभाजी महाराज के साथ, ये आगरा से लगभग 6 मील दूर, रातों रात लगभग 6 मील दूर तक चल पड़ते हैं। इतना लंबा सफर तय कर लेते हैं शिवाजी महाराज कि कहिए मत। और जब बाहर बाहर निकल जाते हैं तो 19 अगस्त 1666 को लगभग वो वहां से फरार हो जाते हैं। 19 अगस्त 1666 को अपनी बेटी संभाजी के साथ शिवाजी महाराज आगरा के किले से बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। और कुछ ही समय के बाद उसका जो चचेरा भाई बिस्तर पे इनके रूप में सोया हुआ था, शिवाजी के रूप में, तो वो भी बिस्तर से उठता है और राज दरबारी को ये आदेश दे करके निकलता है कि शिवाजी महाराज सोए हैं, इसे डिस्टर्ब मत करना, मैं आ रहा हूँ। और वो भी वहां से भाग निकलता है। इस प्रकार से तीनों राजपूते यहाँ से भाग निकलते हैं और कहते हैं कि जब इसकी खबर प्रधान वजीर अपने फलाद खां को देता है, और फलाद खां जब औरंगजेब को ये संदेश भेजता है, तो औरंगजेब के हाथों के तोते उड़ गए थे, उसके जमीन और उसके पैरों के नीचे के जमीन खिसक गई थी कि आखिरकार मराठा शिवाजी महाराज से हमने जो उम्मीद किया था आखिरकार उसने वही किया। आखिरकार उसने आज हमारे इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी वो हमारे यहाँ से भाग निकलने में सफल हो गया, ये सोच करके। और कहा जाता है कि शिवाजी महाराज अपने मारवाड़ को जाने के लिए अपने सही रास्ते को ना अपनाकर उन्होंने दक्षिण पश्चिम मालवा होकर के पूरब को रास्ता अपनाया। मथुरा की तरफ से इलाहाबाद होते हुए, गोलकोंडा होते हुए पूर्व के रास्ते के द्वारा वो मराठा पहुंच जाता है। और एक दिन वो मराठा पहुंच करके अपने जाने के क्रम में मथुरा में उसने अपने बाल दाढ़ी साफ करवा लिए थे और एक तेजस्वी एक वेशधारी बना लिए थे, मतलब ब्राह्मण वेशधारी बन करके वो कहाँ जाते हैं? तो अपने मराठा दरबार में जाते हैं और अपने दरबारी से संदेशा भेजवाते हैं अपने मम्मी के पास कि जाइए और उन्हें बोलिए कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाह रहा है। जब उनके माता के द्वारा जब माता के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि ठीक है ब्राह्मण को भेजो, और जब ये ब्राह्मण उनसे मिलने के लिए जाते हैं
तो ब्राह्मण कौन थे? शिवाजी महाराज जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। उनके चरणों में गिरने के उपरांत जब उनकी माता उठाते हैं तो कहते हैं ये कैसा ब्राह्मण है कि दूसरे के चरण में स्पर्श करते हैं। जब उठा कर देखते हैं सर, तो कहते हैं ये तो हमारे शिवाजी है, ये तो हमारे शिवा है, मतलब ये हमारा पुत्र है जो यहाँ से औरंगजेब के दरबार में गया हुआ था। इस प्रकार वो गले से लगा लेती है और बहुत हर्षोल्लास के साथ उन्हें गले से लगा लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है शिवाजी के साथ युद्ध। किसका? तो औरंगजेब का। और ये युद्ध किस प्रकार से होता है? तो गोरिल्ला युद्ध होता है। और कहा जाता है कि 27 वर्षों तक ये युद्ध चलता है। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत भी ये युद्ध चलता रहता है। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत भी मराठों के साथ औरंगजेब का युद्ध चलते रहता है। 1680 में इसकी मृत्यु होती है और शिवाजी के बाद 1689 में 9 वर्षों के बाद इसके बेटे संभाजी को बंदी बना करके उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी मृत्यु का दंड दे दिया जाता है। उसके बाद भी एक गोरिल्ला युद्ध 27 वर्षों तक चलता है। किसके साथ? औरंगजेब के साथ। इसी में औरंगजेब का जो सैनिक और आर्थिक शक्ति जो थी क्या होती है? बहुत कमजोर हो। अब 27 वर्षों तक जो युद्ध चलेगा, उस युद्ध में भाई कोई भी शासक रहेगा वो तो कमजोर हो ही जाना है। तो इसी प्रकार से मुगलों की भी आर्थिक और सैनिक शक्ति कमजोर हो गई थी मराठा युद्ध में। मराठा युद्ध को मैंने बहुत लंबा विस्तृत किया है ना। और इसके बाद होता है औरंगजेब के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? तो औरंगजेब के द्वारा प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? तो व्यक्तिगत रूप से सादगी पसंद करते थे। इन्हें शाहजहां के जैसे भव्य इमारतों पर इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि ये क्या करते थे? तो ये इस्लाम को विस्तारित करने पर क्या करता था? विस्तारित करने का भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। इसलिए इसने इस बड़े बड़े स्थापत्य, बड़े बड़े मस्जिदों, बड़े बड़े स्थापत्यों को बनाने की अपेक्षा ये धर्मों को कन्वर्ट करके इस्लाम का प्रसार करने में विस्तार करते थे। और इसी कड़ी में इसने हिंदू के अनेकों मंदिरों को तोड़ा और हजारों लाखों हिंदुओं को क्या क्या था? धर्म परिवर्तित करा करके इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवाया था। फिर भी इसने अपने जीवन में कुछ छोटे मस्जिदों का निर्माण किया था, जैसे कि बादशाही मस्जिद, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान के लाहौर में है। इसकी 1673 इसमें इसने निर्माण करवाया था। वर्तमान के पाकिस्तान लाहौर में है। उस समय सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता था। ये लाल पत्थर संगमरमर से बनी हुई मस्जिद है। ये भव्य आंगन और विशाल गुंबदों की विशेषता के कारण इसे जाना जाता है। दूसरा था बीबी का मकबरा, मतलब दिलरास बानो बेगम के याद में इसने अपने दक्कन में बीबी का मकबरा बनवाया था। ये बीबी का मकबरा अपने पिता के द्वारा, शाहजहां के द्वारा बनाए गए ताजमहल से प्रेरित मकबरा था। इसीलिए कभी कभी इसे कहते हैं ताजमहल का फुहड़ नकाशी भी कहा जाता है। किसे? बीबी के मकबरे नामक मस्जिद को। ये कहाँ पर है? औरंगाबाद, नोट बिहार, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद में, ठीक है। आगे देखते हैं मोती मस्जिद। मोती मस्जिद ये निजी उपासना के लिए इसका निर्माण कराया गया था, जो दिल्ली में था। मोती मस्जिद का निर्माण किस लिए करवाया गया था? तो निजी उपासना के लिए। यहाँ ये उपासना करते थे, यहाँ पे अपने रोजा रखते थे। श्वेत संगमरमर से बनी हुई ये मस्जिद थी। औरंगाबाद का विकास इस क्रम में होता है। तो औरंगाबाद का विकास इस क्रम में होता है कि जब दक्कन अभियान के लिए निकलता है तो सैनिक प्रशिक्षण के लिए सैनिक केंद्र बनाते हैं और प्रशासनिक इमारतें बनाए जाते हैं। औरंगाबाद में शहरों की किल्लाबंदी की जाती है। इस रूप से औरंगाबाद का भी विस्तार होता है, औरंगाबाद का भी विकास होता है। सादगी और धार्मिक झुकाव इनके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट झुकाव था, सादगी। इसीलिए इन्होंने स्थापत्य नहीं बनाया। और धार्मिक झुकाव के कारण ही इसने अन्य धर्मों के मंदिरों को तोड़ने फोड़ने का काम किया और अन्य धर्मों के लोगों को अपने धर्म में समाहित करने का काम किया। इसीलिए तो इसने कहते हैं कि इसीलिए तो इसने तेंग बहादुर को भी हत्या कर दिया था। तेंग बहादुर की हत्या क्यों किया था? क्योंकि तेंग बहादुर जो सिखों के गुरु थे, उसने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। इसलिए उसे उसकी हत्या उनके बेटों के साथ दीवार में चिनवा करके कर दिया जाता है, दीवार में चिपका दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। कुछ इतिहासकार इसे क्रूर शासक कहते हैं। इस्लाम औरंगजेब के शासनकाल को क्रूर शासक कहा जाता है। तो कारण क्या
था? कारण था कि इसने अपने उत्तराधिकार के लिए अपने भाई दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया था, उसकी दोनों आंखें फोड़ करके अंधा करके उसकी हत्या कर दिया था, अपने भाई मुराद को भी मार दिया था, अपने पिता शाहजहां को भी कैद करके 1658 में आगरा के कारागाह में बंद कर दिया था। इन्हीं कठोर और निर्दयी कारणों के कारण इतिहासकार उसे क्या कहते हैं? तो क्रूर शासक कहते हैं। और हिंदू मंदिरों को तोड़ने के कारण, सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी कारण काम क्या था? तो किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। इनका इनका एक ही मोटो था कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या तो फिर तुम मरने के लिए तभी तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे मंदिरों को तोड़ देंगे। इसी क्रम में इसने हिंदू मंदिर जो कि पाटन का सोमनाथ मंदिर था, इसे तोड़ दिया था। इसके स्ट्रक्चर को इसके पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। पाटन का सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का काम किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। बनारस का विश्वनाथ मंदिर जो है, बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर है, इसे भी तोड़ फोड़ करने का काम किसने किया था? औरंगजेब ने ही किया था। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो मथुरा का केशव मंदिर है, मथुरा का केशव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था। जहांगीर के समय में मथुरा का केशव मंदिर का निर्माण वीर सिंह देव राय के द्वारा करवाया गया था, जो कि जहांगीर के समय में इसका निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर का भी इसने तोड़ फोड़ कर दिया गया था। इस प्रकार से हजारों मंदिर, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम कौन किया था? औरंगजेब ने किया था। और लाखों लाख हिंदुओं को इसने इस्लाम धर्म कबूल करवाया था, इस्लाम धर्म अपनाया था। और कहते हैं कि सबसे ज्यादा सेनापति इसके सेना में कौन था? तो हिंदू थे। तो कौन हिंदू थे भाई? वही हिंदू थे जो इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ऐसे ही हिंदू इसके राज दरबार के सबसे ज्यादा सेना बनाए गए थे। इस प्रकार इसने अपने जीवन की 25 वर्ष से भी अधिक समय तक सैन्य कार्रवाई में गुजारा था। प्रशासनिक रूप से हम बात करेंगे तो इसका प्रशासनिकता क्या हो सकती है? शरीयत कानून पर बल दिया था, फतवा ये आलमगिरी का संकलन करवाया था, गैर इस्लामिक प्रथाओं पर नियंत्रण लगवाया था। गैर इस्लामिक प्रथाएं कौन सी थी? इसने अपने राज दरबार में ढोल नगाड़ा बजाना, इसने अपने राज दरबार में दीपावली, होली, ये सब त्यौहार मनाना सब बंद करवा दिया था। झरोखा दर्शन जैसे जो होता है, तुलादान प्रथा जो होती है, और गाना बजाना आदि, ये सारे कार्य जो थे इसने अपने राज दरबार में बंद करवा दिए थे। सिर्फ और सिर्फ इसने इस्लाम को बढ़ाने के लिए अन्य धर्मों का क्या किया था? उसे कुचलने का काम किया था। इस प्रकार आज हमने औरंगजेब के जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा है। इस प्रकार मिलते हैं इसके पुत्र, इसके बाद के शासक को लेकर के। तब तक बने रहे हमारे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।